सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम दो तीन जो मुख्य खबरें हैं जो हमारे प्री और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट उनको देखने वाले हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, क्योंकि इतना एफर्ट लगता है इतना अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। जब आप ये लेसन देखते हो तो आपको खुद को पता होगा कि हर एक जो न्यूज़ है हमारी प्री और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका कम समय में आप बहुत अच्छा यहाँ से गेन कर सकते हो। और ये जो PDF फाइल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये नाम है टेलीग्राम चैनल का, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होता है। कई बार लिंक बच्चों को मिलता नहीं है, लेकिन आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे अपने नाम से तो अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पर 1,05,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। और डेली PDF वहाँ पर ये फ्री वाली मिलती है आपको। ठीक है, मंथली आपको चाहिए तो फिर आप क्या करोगे? जैसे डेली फ्री में मैं देता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मंथली PDF एक कंपाइलेशन चाहिए, तो छोटी सी प्राइस है 20-30 रुपये में आपको कहाँ मिलेगी। जैसे मई महीने की हमने लॉन्च कर दी है, अपनी वेबसाइट है studyice.dg.com पर, इस पर मिल जाएगी। तो आते हैं आज की सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे पहले उसी को देखते हैं जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 1-2 दिन पहले सुना होगा, वेगनर समूह के बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IR के लिए। और साथ में एथिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एथिक्स के अंदर भी एक टॉपिक है जो कभी आपने देखा होगा, युद्ध को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिकता है उसको लेकर एक टॉपिक हमारे सिलेबस में। तो ये टॉपिक वहाँ पे भी कवर हम कर सकते हैं, साथ में IR में भी काम आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आने वाले वक्त में। देखना, आपकी हर एक जो कई प्रकार के एग्जाम है PCS से लेकर हर जगह छाया रहेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो वेगनर है, वेगनर समूह क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ी सी आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि इसकी जो शुरुआत होती है 2014 से होती है, जब रूस और यूक्रेन में उस समय भी कुछ संकट चल रहे थे, कुछ विद्रोह हो रहा था। तो कहने का क्या मतलब है, वेगनर जो समूह आप ये कह सकते हो एक निजी मतलब सैनिक ग्रुप है जो रूसी जो सरकार है उसको सेवा प्रदान करता है। जैसे विशेषकर हाल ही में क्या हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे मतलब आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं, और वहाँ पे रूस की जो विदेश नीति है, आप रूस के जो पावर है उसको प्रैक्टिकल रूप से ये धरातल पर ला रहे हैं, यानी सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो वेगनर समूह है रूसी सरकार के साथ में खड़ा है, और रूसी सरकार इसको सपोर्ट करती है, पैसा या जो हथियार वगैरह होते हैं। आप ये कह सकते हो एक निजी ग्रुप है। और ऐसा भी कह सकते हो जैसे रूस में बहुत सारे जो इलिट वर्ग है, बहुत सारे ऐसे उच्च वर्ग के लोग हैं जो रूसी सरकार के साथ एक पैरेलल रूप से काम करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल ही में ये उन्हीं के खिलाफ हो गया। किनके खिलाफ? रूसी सरकार के खिलाफ ही हो गया है वेगनर जो ग्रुप है। उसकी कई वजह की इनका मानना है कि जो वेगनर ग्रुप कहते हैं कि इनके लोग जो इनके लड़ाके हैं, उनके सैनिक है, अभी यूक्रेन युद्ध में काफ़ी मारे गए थे। और ये भी था कि ये रूसी सरकार पर या उनकी जो रक्षा मंत्रालय है उन पर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के। कई प्रकार के अन्य आरोप भी यहाँ पे देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो रूस है, जो पुतिन है, उसके सामने संकट पैदा हो गया कि वो कैसे, मतलब एक तरफ तो यूक्रेन संकट चल रहा है, एक तरफ आप जानते हो जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें चल रही है, दूसरी तरफ उनके अंदर आंतरिक विद्रोह ऐसे होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सत्ता है, उनका जो पावर है, उनको यहाँ पे चुनौती मिल रही है। तो इन चीज़ों को लेकर ये आर्टिकल आज का द हिंदू में आया था, बहुत ही शानदार है। और मेंस के एग्जाम में कैसे आ सकता है, GS2 में आ सकता है। जैसे इस तरीके से आ सकता है कि कैसे हम कोई कट्टरपंथी ग्रुप है या कोई ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं मानवाधिकार के खिलाफ कार्य करता है, उसको सपोर्ट ऐसे देश करते हैं। ठीक है, और वो फिर उन्हीं के लोगों के खिलाफ ही काम करने लगता है। आपने पहले भी तालिबान से लेकर US की राजनीति सब ये पढ़ा होगा, IR में कभी देखा होगा, उसी तरीके से ये ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से या IR में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको जोड़ कराना। और एथिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपने देखा होगा गांधी जी की जो हमारा पवित्र जो साध्य है उसके लिए पवित्र साधन वाली एक थ्योरी देखी होगी, सिद्धांत देखा होगा प्रैक्टिकल में, कि आपका जो आपका बस किस पर चलता है? आपके साधनों पर चलता है। यदि आपके साधन जो आप काम करते हो वो यदि पवित्र होते हैं ना, तो आपका साध्य भी पवित्र होने लगता है। या मतलब उनका कहना है, महात्मा गांधी जी का कहना है कि दोनों आपके पवित्र होने चाहिए। आपका लक्ष्य साध्य वो भी पवित्र होना चाहिए, और उसके लिए जो काम आने वाले साधन है वो भी पवित्र होने चाहिए। तो वो थ्योरी भी यहाँ पे लागू होती है। कैसे लागू होती है? आप जानते हो कि चलो कि रूस जैसे कार्य कर रहा है अभी, उनके जो भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी उनकी बॉर्डर मैनेजमेंट है, या जो भी उनके आसपास पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध है, जो भी संघर्ष हो रहे हैं, चलो ये तो आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा स्थायी रहते हैं, संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं, सभी लोग अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि जैसे आप कोई लक्ष्य ले रहे हो, उसमें आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। यानी आप जैसे उन्होंने किस प्रकार वेगनर ग्रुप का इस्तेमाल किया बहुत सारी अन्य चीज़ों में, है ना, तो वो ठीक नहीं है। मतलब इस हिसाब से आप इसको एथिक्स में यदि ऐसा क्वेश्चन मैं सोच पा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है, क्योंकि हमारा एक सिलेबस पॉइंट वहाँ पे भी मैच करता है। और बाकी IR के अंदर तो ये बिल्कुल काम आ सकता है।
तो जैसे इस पोस्टर को भी देख सकते हो, वहाँ पे ना वेगनर ग्रुप में जो सैनिक होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपराधी ग्रुप से आते हैं, या बहुत सारे जो जेल में हैं उनको इनके जो सैनिक है उनमें शामिल किया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो ना कि ऐसी सेना जिसमें आपराधिक तत्व है, जिनका कोई नैतिकता नहीं है, जिनमें कोई मूल्य नहीं है, तो वो किस प्रकार फिर आम समाज में आकर, आप जानते हो चाहे वो युद्ध की बात करें तो वहाँ पर भी उनका कैसा अत्याचार होगा सामने वाले ग्रुप के खिलाफ, या स्थानीय जो लोग हैं, जैसे ये सैनिक वहाँ यूक्रेन में जाते हैं तो वहाँ के जो समाज है, वहाँ के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होगा आप ये समझ सकते हो, क्योंकि अपराधी तबके के लोग इन ग्रुप में भी आते हैं, ऐसा मानना है जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है। और ये खुलेआम अपनी भर्तियां कर रहे हैं, मतलब ये जो ग्रुप है एक तरह से खुलेआम, पोस्टर आप देख सकते हो सामने यहाँ पे, खुलेआम भर्तियां कर रहे हैं अपने सैनिक गुट को आगे बढ़ाने के लिए। तो हाल ही में जैसे इनका मुकाबला अब खुद ही मतलब उनके रूस की सरकार के खिलाफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें सामने आ रही है। ठीक है, तो वेगनर ग्रुप आप समझ गए होंगे, एक प्राइवेट निजी आप कह सकते हो, एक ग्रुप है जो रूसी सरकार को या रूस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो विदेशों में उनके अभियान हो सकते हैं या आंतरिक गृह युद्ध को दबाने के लिए, या अपने पॉलिटिकल पावर के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भी इन ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में देखा होगा इन्होंने जैसे ये था ना वेगनर ग्रुप, इनका एक मतलब प्रमुख भी, उनके बारे में भी अभी जानने वाले हैं। ठीक है, प्रिगोजिन इनका ऐसा कुछ नाम है, अभी देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी ट्रुप के साथ में मास्को की ओर इन्होंने प्रस्थान किया था, और इनका आरोप वही था कि विशेषकर ये था कि रूस की सरकार के द्वारा या उसके जो रक्षा मंत्रालय उसके द्वारा ये एक विधेयक या ऐसा कोई कानून लाने की बात थी कि जो निजी ग्रुप है उनको मतलब शायद सरकार के अंडर में लाने की बात थी, तो उसी से ये भड़क गए थे। साथ में उनके साथ कुछ आंतरिक कलह भी आपस में, पुतिन को लेकर, इनको लेकर आपस में, और इनमें ये भी इनका मानना है कि जो अभी यूक्रेन संकट वगैरह चल रहा है इसमें इन्होंने सरकार का काफ़ी सपोर्ट किया है, और इसके साथ में इनके काफ़ी सैनिक भी यहाँ पर युद्ध में मारे गए हैं। कई सारी समस्याओं को लेकर ये मामले बढ़े हैं। लेकिन चलो फिर क्या हुआ था कि इसमें पुतिन की एक लीडरशिप भी देखने को मिली कि इसको शांतिपूर्वक इस मामले को निपटा दिया। शांतिपूर्वक जो ये एक मतलब गृह युद्ध का कारण बन सकता था, लेकिन उसको अभी इन्होंने निपट लिया है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। तो रूस की क्या है, ये वेगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो सरकार को हेल्प करती है, और इसका प्रमुख कौन है, येवगेनी प्रिगोजिन है, इसका प्रिगोजिन है। ठीक है, यही इसका लीडर है। ठीक है, एक समय यही मतलब पुतिन का, ऐसा कहते हैं कि ये सेफ हुआ करता था, उसका मतलब काफ़ी नज़दीकी एक व्यक्ति था, और जिसको आगे पुतिन ने एक तरह से प्रमोट किया है। ठीक है, और आज ये मतलब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, लेकिन मामला चलो निपट गया अभी। तो कहीं ना कहीं पुतिन के सामने एक मतलब आंतरिक सुरक्षा संकट पैदा हो गया था यहाँ पे। और जैसे आगे इसके बारे में जानते हैं, जो मैंने आपकी स्टोरी बताई वही स्टोरी इस लेख में लिखी हुई पूरी है ना। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका एक प्रयास था तख्ता पलट करने का, लेकिन फिर बाद में क्रेमलिन और इनके बीच में एक शांति वार्ता हो गई है। क्रेमलिन क्या है, क्रेमलिन मतलब आप इसको मान सकते हो कि पुराने समय में जैसे सामंत जो किलाबंद अपने घर को बनाते थे, मतलब क्रेमलिन, ये शब्द ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है, और अभी ये रूसी सरकार के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मॉस्को में क्रेमलिन इसके लिए इस्तेमाल होता है, क्रेमलिन जो शब्द है ना। तो अभी इनके बीच में शांति वार्ता वगैरह ये हो गई है। ये एक तरफ उन्होंने कहा कि ये हमारी न्याय के लिए मार्च है। किनका मानना था, प्रिगोजिन का मानना था कि हम जस्टिस के लिए हम ये मार्च कर रहे हैं। एक तरह से तख्ता पलट करने की या सरकार पर दबाव डालने की उनकी बात थी, लेकिन बाद में पीछे हट गए। ठीक है, मामला जो भी था उनके बीच में सुलझ गया। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुतिन ने भी क्या एक शांति का रास्ता चुना, क्योंकि पुतिन के सामने भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। पड़ोसी उनकी जो देश हैं या उनकी जो बॉर्डर है वहाँ पे काफ़ी आप जानते हो संघर्ष चल रहे हैं। तो पुतिन नहीं चाहेगा इस समय कि उनका जो आंतरिक विद्रोह है या जो ग्रह है मतलब युद्ध हो जाए, उसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो कहीं नहीं कि फिर उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं वो शांति वार्ता के साथ निपट गई है। और इसमें बताया गया 24 जून को ऐसा क्या हुआ था। तो उसके पीछे की कहानी यही है कि जो वेगनर ग्रुप का जो है, जो उनका प्रमुख है प्रिगोजिन, उन्होंने टेलीग्राम पर कुछ वीडियो से डाले थे, जिसमें बताया गया था रूस की जो सरकार है या उनके जो सैन्य ग्रुप है उन पर आरोप लगाया था कि वहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार है। कई सारी चीज़ों को बोलते हुए उसने ये शांति के लिए या जो जस्टिस के लिए मार्च करने की बात कही थी। तो ये खबरें उनके साथ आ रही थी, लेकिन अपने काम की ये नहीं है। आप तो नॉर्मल स्टोरी समझ के, यदि ऐसा क्वेश्चन IR में आता है तो उसको एक एग्जाम्पल आपको इस्तेमाल करना है। यदि एथिक्स के पेपर में ऐसा आता है तो कुछ नाम वगैरह वेगनर ग्रुप समय या ये नाम जो ना आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये विद्रोह मतलब शुरू किया गया था। इसके पीछे क्या है, तो जो वेगनर प्रमुख है और रूस का जो रक्षा मंत्रालय, इनके बीच में बहुत कुछ समय से विवाद चल रहा था। तो प्रमुख विवाद तो वही था कि उनका जो रक्षा मंत्रालय वो चाह रहा था कि जो ये प्राइवेट निजी जो सैनिक है ये उनके लिए खतरा हो सकते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में लाने की बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं एक ये भी था कि जो रूस के सैनिक यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं, तो इनका भी वेगनर के ग्रुप से कुछ झड़पें हो रही थी, इनके सैनिक आपस में मारे जा रहे थे। ठीक है, ये भी मामला चल रहा था उसमें। तो इसके अलावा जो प्रिगोजिन है
ठीक है, इन्होंने रक्षा मंत्रालय पर काफ़ी आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का या अक्षमता का आरोप लगाया है। तो ये चीज़ आपस में इनके बीच में चल रही थी। वेगनर का भी ये मानना है कि हमारे इतने लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं, हमें उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये चीज़ें चल रही है। लेकिन मुख्य जो लड़ाई का मुद्दा है वो आप जानते हो कि वो एक पावर की लड़ाई है। ठीक है, एक पैरेलल मतलब पावर चल रहा है यहाँ पे, उनका मामला है। तो पुतिन की प्रतिक्रिया वही थी कि मतलब कैसे मतलब वो निपटे इन मामलों से। तो उन्होंने एक शांतिपूर्वक इन मामलों को निपटा लिया है। और ऐसा कहा भी जाता है कि बिल्कुल इसका मतलब पुतिन का सहयोगी है ये। पहले एक समय दोनों एक साथ बैठा करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और कह सकते हो वेगनर समूह को क्रेडिट इन्होंने ही किया है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही है ना कि रूस के साथ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा इनका मानना है, जो राइटर है उनका मानना है। ठीक है, और ये जो मतलब वेगनर ग्रुप है, इन्होंने अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा रूस के लिए काम किया। रूस की जो विदेश नीति है उसको स्थायी करने के लिए, वहाँ की जो सरकारें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो भी इनके आपसी राष्ट्रीय हित है उनको सुलझाने में इस ग्रुप ने काफ़ी हेल्प की है। इवन रूस के अंदर भी मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पुतिन के शत्रु हैं उनको निपटाने भी, उनको एक तरह से पीछे धकेलने में इन्होंने काम किया है। तो ऐसे मुद्दे चल रहे थे। ठीक है, तो फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कुछ, और एग्रीमेंट की अभी चीज़ें खास निकल कर नहीं आई है। साथ में आप एथिक्स में भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा है, साधनों की पवित्रता के साथ में साथियों की पवित्रता भी होनी चाहिए। तो ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको कोटेशन के साथ में लिखोगे तो आपका आंसर में एक मतलब एक्स्ट्रा फट दिखेगा, एक वैल्यूडेशन दिखेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो ये टॉपिक आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो। एक कमेंट करके अपनी ओपिनियन तो बता सकते हो ना, मैं कमेंट देखता हूँ आपके कि कैसे आप इन वीडियो को लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप बताया करो, सही है ना। और साथ में जैसे एथिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारी एथिक्स वाली बुक अभी बहुत ही अच्छी मतलब बच्चों के पास पहुँच रही है। रिव्यू आ रहे हैं और रिव्यू देख के बहुत एक सुकून मिलता है। ईमेल भरे रहते हैं कि आपकी किताब हमें समय पर मिल गई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन तक हम समय पर नहीं पहुँचा पाए, थोड़ा सा जो हम डिलीवरी सिस्टम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसको सुलझा रहे हैं बच्चे। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने किताब ली, आपके पास अभी नहीं पहुंच पाई है। मतलब यदि उस किताब को 5-7 दिन हो गए नहीं आ पाई तो यहाँ पे वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पर आप जाना और नीचे आप देखोगे यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। यहाँ पे फ़ोन पर आप करना आराम से, कई बार फ़ोन बिजी आता है तो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, ईमेल कर देना आप। ठीक है, नीचे ईमेल भी दिया गया, ईमेल कर देना। आपकी समस्या हमारी समस्या, चिंता मत करना। जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी साथ में आपको बहुत सारे प्रिंटेड नोट्स आने वाले वक्त में इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे अभी मैंने ये कॉम्बो पे जो अपने हैंड रिटन नोट्स पहले वाले ही हैं, भारतीय समाज, इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपके पास, आप दोबारा मत खरीदना। आपने PDF खरीदी या पहले से नोट्स आपके पास है, दोबारा मत खरीदना, अपडेट नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो गाँव में रहते हैं, जिनको नोट्स की सुविधा नहीं है, तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंटेड नोट्स अपने जो पहले के चल रहे हैं 5-6 महीने में हमने जो पढ़ाए हैं पहले, वो नोट्स यहाँ पे हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, तो इनका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं। ये टॉपिक हमारे कहाँ काम आएगा, अभी जैसे आप जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा रही है USA में और वहाँ पे ऐसी बहुत सारे डील निकल के आए। तो ये डील काफ़ी चर्चा में, ये 3-4 बार ये आर्टिकल आ गया है। एक दिन पहले भी मैंने इसको कवर किया था। ठीक है, जो ड्रोन का मामला है, 31 MQ-9B ड्रोन। तो इससे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है, ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, एक तो साइंस और टेक में काम आएगा और दूसरा आएगा इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में। हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट आपको टॉपिक देखा होगा सिलेबस में, माइक्रो टॉपिक आपने देखा होगा GS3 में। तो कैसे हम सीमाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे हमारी जो जलीय सीमा है, इंडो पैसिफिक है या विशेषकर हिंद महासागर जो क्षेत्र है उसमें हम निगरानी कर सकते हैं। तो वहाँ पर ड्रोन काम आएगा, क्योंकि ये भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना सबको मिलने वाला है, सबको अलग अलग तरीके से मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मतलब सीमाओं की निगरानी, बॉर्डर मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो सीमाओं का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आप इसको बता देना कि अभी हाल ही में हमने यूएस के साथ ये डील की है, इससे हमारे को ये फ़ायदा होने वाला है। तो एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का से क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको चाहिए होंगे। तो अभी हाल ही में हमारे जो वहाँ पे हुआ है समझौता, उसमें हम 31 ये मतलब ड्रोन लेने वाले हैं वहाँ से। इनमें 15 जो है भारतीय नौसेना को सी गार्डियन और 16 जो है 8-8 इसमें होंगे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए। इसको बोलेंगे स्काई गार्जियन, इसी का नाम है। मतलब एक सी गार्डियन है और एक स्काई गार्जियन है। मतलब क्या हो गया, एक तो मतलब आसमान में सुरक्षा करेगा, दूसरा सागर के आसपास वहाँ पे करेगा। तो यही मामला है और इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हुआ। और इनको जैसे जो डील हुई है उसमें ये डील कौन करता है ये पता होगा आपको ना, आगे इसमें देखते हैं, लिखा भी होगा। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है,
उसके माध्यम से ये डील होती है। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? बहुत जरूरी, रक्षा मंत्री इनकी अध्यक्षता करते हैं। कई बार प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो डिफेंस DACA काउंसिल है जो है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो डिफेंस मिनिस्टर करते हैं इनका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एग्रीमेंट हुआ इनको लेकर। और ये मतलब आप जानते हो कि जो हमारी जो रक्षा बल है उनके लिए जो भी खरीद प्रक्रिया होती है डिफेंस के मामलों को लेकर, तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट मतलब एक कमेटी है, परिषद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इसकी। तो ये है, इसका फ़ायदा क्या होगा? वही फ़ायदा होगा कि हमारी जो खुफिया तंत्र है, निगरानी है, और जो भी हम, जैसे आप ये कह सकते हो कि हिंद महासागर या भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं, तो ये काफ़ी निगरानी कर सकते हैं आगे बढ़कर। मतलब वहाँ पे हमें जो भी सूचना है, आसूचना है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारे बॉर्डर एरिया में विशेषकर जैसे हमारी भारत और पाकिस्तान सीमा, वहाँ पे उग्रवाद की समस्या है या ड्रग्स और ट्रैफिकिंग की समस्या है, तो उनको हम सुलझा सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, ठीक है, ये कीवर्ड ध्यान रखना, यही इस्तेमाल करने हैं। वहाँ पर कोई आपको PhD थोड़ी करनी है, आपको तो 5-10 कोई कीवर्ड पता हो, उनके इस्तेमाल करके आप अच्छा मेंस का आंसर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी क्षमता भी है, इनकी फोर्स कुछ डिटेल दी गई है कि कैसे ये रडार के माध्यम से या कैसे मतलब निगरानी करेगा, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख लेना। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी इनकी डिटेल को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस के एग्जाम में तो आपको टेक्निकल वर्ड में नहीं जाना है, मेंस के एग्जाम में प्रैक्टिकल में जाना है कि ये यूज़ क्या होगा इसका, हमारे कैसे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को फायदा होगा, कैसे हमारे डिफेंस को फायदा होगा, कैसे हमारे सर्विलेंस को फायदा होगा। इन चीज़ों को लेकर आपको मेंस में लिखना होता है, ठीक है। निगरानी तंत्र से लेकर सब ये दे रखा है। एग्जाम्पल भी बता सकते हो कि कैसे ये जो LAC है वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ठीक है, निगरानी कर सकता है। हिंद महासागर में किस प्रकार ये निगरानी कर सकता है, कई सारे मुद्दे इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे GS3 में 2021 में देखना, ये साइंस और टेक में आया है। S400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध किसी अन्य प्रणाली की तुलना में किस प्रकार तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। ऐसे सेम आ सकता है जो ड्रोन का भी है, किस प्रकार तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल वो जो इसमें चीज़ें हैं सर्विलेंस की लेकर, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, 360 डिग्री सर्विलेंस वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आ सकता है, किस प्रकार जो सीमा पार जो भी समस्या आती है ना, सुरक्षा चुनौतियाँ आती है, उनको लेकर भी कुछ रहा है। तो इसमें एज एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि ऐसा हम कर सकते हैं। स्मार्ट, जब हम बॉर्डर की बात करते हैं, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये आ सकता है। स्मार्ट वॉल भी आती है, यहाँ पे ड्रोन्स की निगरानी आती है, सब चीज़ें आप एग्जाम्पल बताओगे। इसी तरह से आप देखो, यही थर्ड जो है प्रीलिम्स में 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ड्रोन को लेकर, ऐसे लेकर क्या है, ये है कहाँ से, इसके जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं उनको लेकर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मेरे काम का है या नहीं, मैं क्या फालतू में मतलब अपना टाइम निवेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अपना तो काम यही है कि आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश की जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि एक मोटिवेशन मिलता है। मैं थक गया हूँ कह के, लेकिन बच्चे पता नहीं लाइक करने में उनको बहुत जोर आता है, ठीक है। इतने आलसी हो गए, लाइक का बटन तक नहीं दबता उनसे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक, अच्छा थर्ड टॉपिक ये है, ये पहले भी हमने कवर किया है कि हाल ही में जो यूपी में घटना घटी है। अब देखो ये बार बार ये टॉपिक आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब मान के चलना, इस बार GS फर्स्ट में और GS3 में देखो ये चीज़ें आप कैसे महसूस कर सकते हो। इस बार का जो मेंस के एग्ज़ाम लगेगी, 2023 की मेंस के एग्ज़ाम, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। आप लोगों को एक विश्वास होगा, जब आप 2023 का पेपर देखोगे ना मेंस का, तो आपको ये लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही या डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गए हैं। जो जैसे हीट वेव का ही क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, हीट वेव क्या होती है, जैसे हीट वेव का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दो कि हीट वेव क्या होती है। यदि हीट वेव भी इंट्रोडक्शन आपको याद नहीं है, उसका परिचय, हीट वेव क्या होती है, क्या उसके मापदंड है, मतलब जैसे IMD के अनुसार उसके कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट वेव जनरेट होती है, वो नहीं पता हो, तो आप ये दे सकते हो कि हाल ही में यूपी में बलिया जिले में ऐसी घटना घटी और उसमें इतने लोग मारे गए। आप करंट कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। फिर क्या होता है, बॉडी पार्ट में आना होता है। बॉडी पार्ट में आप कारण बताओ कि हीट वेव के कारण क्या है। उस दिन भी मैंने बताया था आपको कारण क्या है, तो कारण को 2 भागों में बांट लेना, एक प्राकृतिक कारण में बांट लेना, ठीक है, एक आप मानव जनित कारकों में देख लेना, ठीक है। प्राकृतिक कारणों में आप ये देख सकते हो, हीट वेव का प्राकृतिक में एक होता है विशेषकर जैसे जो जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना भी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल मानव जनित कारण होता है, इसके कारण भी बता सकते हो। तापमान का बता सकते हो, अल नीनो ला नीनो का बता सकते हो, सूखे का बता सकते हो, बहुत सारे ऐसे संकट है। मानव जनित कारणों में वनों का विनाश बता सकते हो, हमारा जो भूमि उपयोग का तरीका है जिसमें आप कह सकते हो कि आजकल हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, वो बता सकते हो। इसके अलावा हमने जो भूमि के जल है इसका काफ़ी हमने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया है, वनों का हमने विनाश कर दिया, ये सब बता दिए। ऐसे बहुत सारे कारण, और भी बहुत सारे कारण आ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक कारण भी होते हैं, गरीबी, ये भी मतलब कहीं ना कहीं हीट वेव की जो प्रभाव इम्पैक्ट उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। मैं नॉर्मली आपको ऐसे बता रहा हूँ, वेटलैंड का नुकसान कर दिया हमने,
वेटलैंड होती है तो आसपास का जो वातावरण है ना ठंडा रहता है, कूल रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये कारण बता सकते हो। फिर आप सेकंड इसमें बॉडी पार्ट में क्या बताओगे, इसका प्रभाव बता सकते हो। क्वेश्चन जो डिमांड पूछेगा, प्रभाव में बहुत सारे प्रभाव होते हैं। लोगों की जान की आप कह सकते हो क्षति, या पशुपालन या कृषि जो है उनका संकट आ सकता है, जल संकट, पेयजल संकट आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। फिर बाद में एक समाधान जरूर बताना आप। समाधान में क्या बताओगे, ऐसे कोई गोला बना के आराम से उसमें समाधान, हमारे जो आपदा प्रबंधन है उसका बता सकते हो। कोई अच्छे एग्जाम्पल हो वो ऐड कर सकते हो। जैसे आजकल आप अपने मोबाइल में मैसेज देखते हो ना कि किस प्रकार आपदा प्रबंधन में आपका एक मैसेज आता है। जैसे हमारे मोबाइल में आ रहा है अभी आजकल कि आपके आसपास इतनी तेज़ी से हवा चलने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है। तो ये भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो प्रैक्टिकल वाले। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए बताना, थोड़ा सा चेतावनी देते हुए कि समय रहते यदि हम इन चीज़ों का समाधान नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जनहानि है उसको बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि जो समाज है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे करके मतलब आप है ना, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी बनती है आप वनों का अच्छा विकास करो, जल संरक्षण करो। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि समय पर लोगों को सूचना पहुंचाए कि मतलब हीट वेव है उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। लोगों में जन जागरूकता पैदा करनी जरूरी है। तो ऐसा एक होता है। जैसे आप मुझे कोई भी एक क्वेश्चन दोगे, मुझे ज़्यादा नहीं भी आता तो मुझे ये पता है कि आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो उसको सुंदर बनाने की कोशिश रहती है फिर, है ना। क्योंकि यूपीएससी की क्वेश्चन में ये तो है नहीं कि आपको सब कुछ आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बाउंसर होंगे, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका तो आता है ना, आपको हैंडल कर सकते हो उसको। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, नहीं पता होता है कि उसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा, कई बार एक क्वेश्चन आया था मुझे याद, अपने 2018 की मेंस लिख रहा था मैं, उस समय एक साइबर डोम आया था। अब साइबर डोम के बारे में नहीं पता था क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता था ये साइबर से जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ दिया किसके साथ, साइबर सुरक्षा के साथ। काफ़ी लिख दिया फिर कैसे ये साइबर सुरक्षा करेगा, कैसे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को फायदा होगा, कैसे लोगों के जो थ्रेट होते हैं उनको लाभ होगा, व्यवहारिक करके से लिख दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो लिखा। मैं इसको खाली छोड़ के आता मुझे मिलता 0। मैं कुछ ना कुछ लिख के आया तो मुझे 2, 3 कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा लिख दिया तो 4 मिल गए, अदरवाइज 0 मिलता। तो ये तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में जो बाउंस होंगे, लेकिन आपका लिखने का तरीका है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे साइबर डोम वाला ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है। ये बाद में पता लगा कि ये शायद किसका, साउथ इंडियन कोई स्टेट था, उसका मतलब साइबर सुरक्षा को लेकर कोई प्रोग्राम है, लेकिन उस समय तो नहीं पता था। तो इंट्रोडक्शन में वो लिख दिया कि साइबर डोम जो योजना है हमारी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में मतलब ऐसा कुछ लिख दिया। बाद में इसका साइबर डोम का उपयोग लिख दिया, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि इससे ये होगा, तो हो गया अपना आंसर तैयार, ठीक है। ऐसा भी होता है, ये होता है हमारा कूटनीति वाला तरीका कि हम कभी कभी कम जानते हैं लेकिन बाद में अच्छा लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको हैंडल करने होते हैं मेंस के एग्जाम में। सब कुछ नहीं, किसी को नहीं आता है। आप देखना टॉपर्स की कॉपीज देखो, कई बार आपको ये लगेगा यार इससे बेटर आंसर तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय 3 घंटे के दौरान जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेता है उनका इंटरव्यू कॉल तो वैसे भी हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत ठीक लग देता है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यही जर्नी है, यही मैंने सीखा है अपनी मेंस की, जो 4 बार मेंस लिखा उसमें यही सीखा है कि जैसे इंटरव्यू कॉल कैसे हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लक और आपकी तो फास्ट स्पीड जो है आंसर राइटिंग की, सब काम करता है, ठीक है। तो ये अपना आज का द हिंदू हो गया। मुझे लगा आज का मज़ा आया, मुझे खुद को पढ़ के भी मज़ा आया, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ अभी, मुझे भी एग्ज़ाम देना है आपके साथ में भी। तो मज़ा आया इसको पढ़कर कि ऐसा क्वेश्चन यदि मेंस के एग्ज़ाम में लिखने का मौका मिलता है तो पक्का अच्छा करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो इसी आशा के साथ ये लेसन समाप्त करते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिए, आप लोगों का प्यार और विश्वास बनाए रखिए, और जो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करना। एक पर आप एक जो वेबसाइट है PDF आपको वहाँ पे मिलती है, एक पर आपको प्रिंट नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ अपना इनिशिएटिव आप जानते हो, यूट्यूब पर सब जगह फ्री है। इतना एफर्ट लगाते हैं, एक टीम आजकल काम करती है साथ में, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं आजकल। मैं भी खुद आपके लिए अभी जैसे काम कर रहा हूँ, एक CCET की जो 10 ईयर की बुक आने वाली प्रिंट फॉर्म में, उस पर मैं पैसेज खुद तैयार कर रहा हूँ, और ऐसे पैसेज किसी ने नहीं दिए। और सबसे खुशी की बात मुझे है कि लास्ट ईयर जैसे हमने पैसेज की जो 5 ईयर के निकाले थे यार, बहुत लोगों का उससे फ़ायदा हुआ, और पैसेज की वजह से उनका प्री निकला। और इस बार मेरे ग्रुप में जैसे बहुत सारे लोग जो मेंस लिख रहे हैं मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं, उनके आंसर को भी मैं चेक करता हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे हमारी करो, इतना पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। जिनका प्रीलिम्स निकलता है वो मुझे मेल करते हैं या किसी न किसी की जानकारी के थ्रू आते हैं, जिनकी मैं कॉफ़ी चेक करने में हेल्प करता हूँ, ठीक है। उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि उनका आंसर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे ऐसे 15-20 बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से कम 40 बच्चे हैं, और मोस्ट ऑफ इनमें हिंदी माध्यम के ही हैं, ठीक है। और जिनका ये था कि पहले से 2 बार प्री CCET की वजह से रुक गया, इस बार वो मेंस लिख रहे हैं, और आशा करते हैं उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। हमारे प्रयास भी ये रहेंगे कि उनकी मदद कर पाएँ, ठीक है। आगे आने वाले वक्त में आप लोग भी प्री पास करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। अभी सब लोगों के साथ, जैसे आप लोग प्री पास नहीं किया है किसी ने, या
अभी आप शुरुआती फेज में हो तो सबके आंसर चेक नहीं कर पाते हैं, ये आप बिल्कुल समझ सकते हो इस बात को लेकर ना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से जुड़े रहना। और जैसे मैं बता रहा था कि अभी अपना जितना भी रिसोर्स है सब कुछ तो आपको यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, तो फिर इनकम कहाँ से होगी? तो इनकम थोड़ी बहुत जो होती है, जो हमारी किताबें रिलीज होती है ना, उनके माध्यम से होती है। तो कई बच्चे बुरा मान जाते हैं कि आप तो सब कुछ फ्री में देने वाले थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं चलता है, फिर मोटिवेशन भी नहीं होता ना, कोई एक अच्छी टीम बन पाती है। कंटेंट की भी एक टीम चाहिए होती है, आप वीडियो बनाने के लिए एक टीम चाहिए होती है, थंबनेल से लेकर वीडियो एडिटिंग से लेकर काफ़ी वक्त जाता है। तो उनको बिना तनख्वाह दिए कोई काम नहीं करेगा हमारे लिए ना। जैसे आप तक किताबें पहुंचा रहे हैं तो वो एक टीम है 4-5 लोगों की, ठीक है, पब्लिकेशन की टीम बनाई है, तो उनको पैसा नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो इस बात को थोड़ा समझा करो मैच्योरिटी के साथ में, और सपोर्ट करने की कोशिश करा करो। कई बार जैसे हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पीडीएफ इधर उधर लीक हो जाती है, मार्केट में आ जाती है, तो लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो लोग हमारी ही वेबसाइट से खरीदते हैं। उनको पता है कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे निबंध की जो बुक है 10 तारीख तक आ जाएगी, 10 जुलाई तक। आप देखोगे ऐसी बुक है ही नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं प्रैक्टिकल वे में। अभी जैसे 10 ईयर की अपनी, जो 11 ईयर की अपनी जो है जीएस पेपर की फर्स्ट है, इतनी अच्छी तरीके से दोबारा उसको मॉडिफाई किया गया है, दोबारा उसमें जो गलतियाँ निकाली गई है, नए अपडेट किया गया उसमें, वो आ जाएगी 10, 11, 15 तारीख तक देखना। तो ऐसा अच्छा कंटेंट कहाँ से मिलेगा? जब आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन, बिना थोड़ी सी आर्थिक सहायता के कौन चला पाएगा? आज जैसे मैं आपको अपने विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे ऐसे एजुटेक कंपनियां हैं जो मुझे अपने साथ जोड़ना चाहती है, वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए देना चाहती है वो। लेकिन मैं यदि उनके साथ जुड़ता हूँ तो जो अपना एक विजन है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, वो कैसे कर पाऊँगा? तो इस बात को समझा करो। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराया करो चैनल। ठीक है, चैनल ग्रो होगा तो उससे अपनी छोटी छोटी जो इनकम होती है, किताबें बेच के, पीडी बेच के, उनसे अपना काम बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा संदेश देना चाह रहा था आपके साथ, क्योंकि आप अपना परिवार हो, आप परिवार के साथ जो भी समस्या आती है वो बिल्कुल शेयर की जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।